गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये है +1 केमिस्ट्री, नहीं बायोलॉजी, +1 बायोलॉजी। एंड कल हमने किया था पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बताओगे क्या क्या पढ़ा था हमने? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इम्प्योरिटी सब्सटेंसेस होते हैं और साइजिंग का होता है, मॉलिक्यूल्स के बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म होता है। उसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़ा था। प्रोटीन्स में हमने पेप्टोडाइन्स पढ़ा था, जो कि अमीनो एसिड्स के जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं पेप्टाइड्स में तो फॉर्म होते हैं। और एग्जाम्पल हमने इंसुलिन किया था, जो कि हार्मोन है। और उसके बाद हमने पॉलीसेकेराइड्स किया था। पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें स्टार्च और सेलुलोज होते हैं। सेलुलोज ग्लूकोज से फॉर्म होते हैं और स्टार्च फूड स्टोर करने के लिए होता है प्लांट्स में। एनिमल्स में ग्लाइकोजेंस। न्यूक्लिक एसिड। आज हम क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स, उनको जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। बोलते थे अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, तो मोनोमर क्या हुआ न्यूक्लियोसाइड का? न्यूक्लियोटाइड। इट रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन टू गिव न्यूक्लियोसाइड। सो दिस इज मोनोमर एंड दिस इज पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जो इनसॉल्युबल जो ऊपर था उसमें है ये सारे, क्योंकि ये क्या है? पॉलीमर्स है, बड़े हैं, तो ये क्या रह गए हैं? ऊपर रह गए, रिटेंटेंट के ऊपर, और नीचे क्या है? फिल्ट्रेटेड। तो कह रहे हैं तो दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर विद द पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, दीज कंप्रेस द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। बोलते हैं ये क्या है? ये जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वैसे ही ये भी क्या है? मोनोमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक। न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। A nucleotide has 3 chemically distinct components: heterocyclic components, the second is monosaccharide and third is phosphoric। ये बोलते न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये है न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें एक है फॉस्फेट ग्रुप, है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि इसमें इस जगह अलग से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये पॉलीसेकेराइड शुगर है ना, ये शुगर है। तो ये शुगर, ठीक है, और ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? क्या बना रहा है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जवाब देना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में बता दिया इन्होंने कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, सेकंड मोनोसैकेराइड होता है, और थर्ड जो है वो फॉस्फोरिक ग्रुप होगा या फॉस्फेट ग्रुप होगा। ओके, तो कह रहे हैं एज यू नोटिस द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनियस बेसिस नेम्ड एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल। ध्यान देना, बोलते ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, जिनका नाम क्या है? एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या थाइमिन। ये एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल कुछ भी यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये फॉस्फेट ग्रुप, और ये है नाइट्रोजनियस बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। बोलते कोई एक इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। एडेनिन, गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है। 2 तरह के नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है? एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स। क्या होते हैं? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हैं? 5 है। ये जो कंपाउंड्स हैं, तो ये ना, इनमें से 2 जो है वो प्यूरिन्स हैं और 2 पायरिमिडीन्स हैं, ठीक है। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस और 2 डीऑक्सीराइबोस। बोलते जो शुगर होती है या राइबोस होती है या डीऑक्सीराइबोस होती है,
क्या होती है, या डीऑक्सी राइबोज होती है। जो डीऑक्सी राइबोज होगी वो डीएनए कहलाएगी, डीएनए बनाएगी, और जो राइबोज होगी वो राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाएगी, मतलब आरएनए बनाएगी, आरएनए। तो डीऑक्सी राइबोज डीएनए बनाएगी, और दूसरा क्या है, जो आरएनए है मतलब राइबोज शुगर है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड बनाएगी। इज इट ओके? मैंने क्या क्या बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ और आपने रिपीट करना है। मैंने आपको बताया कि जो हमारा डीएनए होता है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स 3 डिफरेंट कंपाउंड्स का बना हुआ है, जिसमें एक जो है मोनोसैकेराइड है, और एक जो है नाइट्रोजनियस बेस है, और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जब इकट्ठे टुगेदर होंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड अपने आप में 2 तरह के हैं, एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इज इट ओके? अब ये जो नाइट्रोजनियस बेस थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरिसिल, थाइमिन, ये जो 5 हैं, ये जो है ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, 2 पेयर इसमें से प्यूरिन्स है, आगे आगे हम क्लियर करेंगे प्यूरिन्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू, और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझ आ गया। अब है हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? कल हमने पता किया था कि प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? ध्यान से याद करके बताओ। हैं? अरे यार, अमीनो एसिड्स के। मैंने बोला किस चीज के बने हैं, किस चीज के बने हैं? अमीनो एसिड्स। मैंने क्या बोला? मैंने कहा किस चीज के बने हैं? अमीनो एसिड्स के। किस चीज के बने हैं? अमीनो एसिड्स कितने टाइप के हैं? ये करते हो तुम पढ़ाई, वहां बिठा दो ना तुम्हें लर्न करने के लिए, तो ये पढ़ाई करते हो तुम लोग। सुनो नहीं मतलब सुना नहीं मतलब बेकार हो गया सब कुछ। प्रोटीन किस चीज के बने हैं? और अमीनो एसिड्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और क्या हुआ? अमीनो एसिड्स एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन होते हैं? जो बॉडी को चाहिए। एसेंशियल विच रिक्वायर्ड इन डाइट, विच रिक्वायर्ड इन डाइट, जो वो हम नहीं खुद निकाल सकते। और नॉन एसेंशियल क्या है? अनवांटेड, विच जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। अनवांटेड कैसे हो गए? अगर बॉडी नहीं बनाएगी तो फिर वो भी देने पड़ेंगे बाहर से, तो क्या कहोगे? विच आर मेड बाय बॉडी इटसेल्फ। बोलो। ठीक है, 2 तरह के अमीनो एसिड्स। टोटल कितने हैं होते हैं? टोटल कितने होते हैं? कितने नंबर? 20। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा ज्ञान मांगती हूँ, पढ़ा करके समझा करके मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या ज्ञान मिला। उसमें आप थोड़ा सा भी नहीं दे पाते, मुझे तो गलत लगता है। मुझे बस सीधी सी बात है, बार बार रिपीट करके भी समझ मेरी बात, गलत हो जाता है बेटा। वो ध्यान यही रखो क्या हो रहा है। हो गया? न्यूक्लिक एसिड के बारे में क्या ज्ञान मिला आपको? 3 ग्रुप्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, फॉस्फेट, पॉलीमर्स और नाइट्रोजनस गैस, नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजनस बेस। 2 टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, जो स्टार्च में प्रेजेंट होते हैं दोनों। और इसकी 5 टाइप्स होती है। एडेनाइन किस चीज की? नाइट्रोजनस गैस कंपाउंड की 5 टाइप्स होते हैं, उनके नाम बताइए। अच्छा, और बस 3-4 बार रिपीट करके ये मतलब ये बोल सकते हो तुम। इसलिए मैंने खुद दूसरी बार रिपीट कर लिया कि आप और अच्छे से बोल सको, फिर भी आपने मतलब रुक गए। मैं फिर बता रही हूं, डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड्स के बने हैं। किस चीज के बने हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए आरएनए प्रेजेंट्स है। अब ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड के, और न्यूक्लिक एसिड बने हुए हैं, ध्यान देना, अब ऐसे ही बताना होता है, जैसे कोई बता रहा है ना ऐसे ही बात को रिपीट करना होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। अब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं 3 डिफरेंट ग्रुप से बने हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक मोनोसैकेराइड और एक नाइट्रोजनियस बेस, एक नाइट्रोजनियस बेस के बने हुए हैं। ये जो बेसिस है, ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस है, ये 5 है। ये अपने आप को अरेंज करके डीएनए और आरएनए बनाते हैं। क्या है? यूरिसिल, ठीक है, थाइमाइन, एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसाइन, ठीक है। ये बोलो क्या बोला मैंने? आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड की टाइप होती है, और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं नाइट्रोजनस गैसेस और कंपाउंड से फॉस्फेट और पॉलीसैकेराइड और पॉली नहीं है, मोनो है। और नाइट्रोजनस गैसेस कंपाउंड से नाइट्रोजनस गैसेस कंपाउंड आगे 5 कंपाउंड्स 5 नाइट्रोजनियस गैसेस नहीं, नाइट्रोजनियस बेस कंपाउंड होते हैं 5 आगे। एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, चलो नाम को छोड़ो। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है वो लर्न कर लेना। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है और क्वाaternary भी होता है। चारों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर heteropolymers containing strings of the amino acids. Strings of amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, amino acid, peptide bond, बहुत सारे ऐसे जुड़ करके क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। कुछ स्ट्रेट चेन में होंगे, लीनियर होंगे, उसे प्राइमरी कहेंगे, उसे कहेंगे प्राइमरी प्रोटीन। समझ आ गई? तो प्रोटीन्स आर मेंशन अर्लियर आर heteropolymer containing strings of the, बताना है। अब मुझे पूछने वाली हूँ मैं यहाँ तक पढ़ाने के बाद मैंने क्या बोला। प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर heteropolymer containing strings of the amino acids। बोलते प्रोटीन्स कुछ नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोपॉलीमर्स हैं, जो जैसे धागे में परोए हुए अमीनो मोती होते हैं ना, वैसे इसमें क्या है? धागे में परोए हुए क्या? अमीनो एसिड्स। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग्स ऑफ द अमीनो एसिड्स है, heteropolymers है। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बोलते इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबल रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोलते अगर आप इनऑर्गेनिक, बोलते स्ट्रक्चर ना अलग, किसी चीज का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो देखने में कैसा है, अलग अलग तरीके से। बोलते अगर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी चीज का स्ट्रक्चर किस का स्ट्रक्चर होता है, NaCl, MgCl, इन चीजों का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होता है। जैसे बेंजीन देखने में कैसा है, नेफ्थलीन कैसा है, एरोमेटिक होते हैं, इस तरह से होता है। तो फिजिशियन ने 3 डायमेंशनल व्यू जो है वो प्रोटीन का निकाला और 4 डिफरेंट लेवल पे निकाला। क्या है? 3 डायमेंशनल व्यू किस चीज का? प्रोटीन का। प्रोटीन का 3 डायमेंशनल व्यू निकाला और उसके 4 लेवल्स आए। उसके कितने आए? 4 लेवल्स आए। The sequence of the amino acids that is positional information in a protein, which is the first amino acid is which is second and so on is called primary structure। ये पता करना प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें ये पता करना कि पहला अमीनो एसिड स्ट्रिंग के साथ कौन सा जुड़ा है, दूसरा कौन सा जुड़ा, तीसरा कौन सा जुड़ा है, और ये स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। ये स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर। बोलते तो कुछ नहीं है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सिर्फ हम फर्स्ट अमीनो एसिड के बाद सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, वो लीनियर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वो क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। वो क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसमें फर्स्ट भी अमीनो एसिड से होगा, लास्ट भी अमीनो एसिड से होगा, और वो होगा लीनियर फॉर्म में, तो इसे हम लीनियर स्ट्रक्चर कह देंगे। तो ये कह रहे हैं, ध्यान देना आप जो बोलने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है।
द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स। इस चेन में जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ भी अमीनो एसिड्स है, यहाँ भी अमीनो एसिड्स है, लीनियर है बिल्कुल। यहाँ जो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर उठाएं तो क्या होता है, COH होता है और एक NH2 भी होता है। तो ये वाला NH2 से स्टार्ट होता है ऐसे करके, तो इसको एन एंड बोलते हैं। और समझ रहे हो, जो पहला वाला अमीनो एसिड होगा चेन में, इस चेन को जो बना रहा है प्राइमरी चेन को, उसका जो पहला अमीनो एसिड होगा वो चेन के साथ इस ग्रुप से कनेक्टेड है, NH2 ग्रुप से। तो इसको कहते हैं एन टर्मिनल। चेन का कौन सा टर्मिनल? एन टर्मिनल। मेरी बात समझ आई है? बोलो फिर क्या बोला? एन टर्मिनल किसका? फर्स्ट अमीनो एसिड का। वो चेन के साथ कहां से जुड़ा है? एन ग्रुप से, मतलब NH2 ग्रुप से। तो उसे क्या कहते हैं? अमीनो ग्रुप, मतलब एन टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो लास्ट जो अमीनो एसिड होगा इसी चेन का, वो कार्बन साइड से जुड़ा होगा इस चेन के साथ। इधर से ये एन साइड से जुड़ा होगा और इधर से जो लास्ट जब एंड अप होगी चेन प्रोटीन की, तो वो कार्बन की साइड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो बोलते जो कार्बन की साइड से एंड अप होगा और अमीनो एसिड की कार्बन की साइड से, कार्बन के ग्रुप की साइड से एंड होगा चेन का, और स्टार्ट नाइट्रोजन की साइड से होगा। तो फर्स्ट को हम एन टर्मिनल ग्रुप बोलेंगे और लास्ट को हम सी टर्मिनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल ग्रुप। हो गया? तो ये कह रहे हैं द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड रोड। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ, बोलते प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई फोल्ड नहीं होगा, फिर धीरे धीरे करके अगर ये चेन फोल्ड होने लग पड़ती है, अगर ये चेन ऐसे ऐसे फोल्ड होने लग पड़ती है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ आ गया क्या बोला मैंने? ये हेलिकल बनाएगी। हेलिक्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे करके जो होते हैं, है ना, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कह रहे फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स टू रिवॉल्व। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द कॉलम। कुछ पोर्शन जो होगा हेलिक्स की फॉर्म में होगा, और ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। Other regions of the protein thread are folded other form in what is called secondary structure। बोलते ये जो folded form है हेलिक्स फॉर्म में, इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। और फोल्ड हो जाए, अगर ये और फोल्ड हो जाए तो उसे हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन टू लॉन्ग प्रोटीन चेन आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए हॉलो वुलन बॉल, है ना। वुलन बॉल ऐसे करके फोल्ड होती जाए, ऐसे करके फोल्ड होती जाए अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस गिव्स अस, और ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ है? सब टर्शरी ये वाला है, ये टर्शरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है, सिर्फ पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड जो है एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। ठीक है, और ये बन गया अल्फा हेलिकल और बीटा हेलिकल, 2 तरह के हेलिक्स के फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर ये टर्शरी स्ट्रक्चर और ये क्वाटरनरी अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। कह रहे सम प्रोटीन्स आर असेंबली ऑफ मोर देन वन पेप्टाइड। मतलब ये जो चेन्स है, एक चेन भी ऐसे फोल्ड होगी और इधर से दूसरी चेन भी ऐसे फोल्ड होगी, ऐसे तीसरी भी, चौथी, ये सारे इकट्ठे होके क्या बनाएगी? क्वाटरनरी। क्या बनाएगी? क्वाटरनरी प्रोटीन। ठीक है, तो कह रहे हैं सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। छोटी सब यूनिट्स। पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे। लेस देन प्रोटीन नंबर, जैसे मान लो 100 अमीनो एसिड्स जो है वो एक के साथ एक जुड़ के एक चेन बनाए, 100 दूसरी, 100 तीसरी, ये तीनों मिलकर के अगर एंटेंगल हो जाए यहाँ पे, तो वो क्या बन गया? क्वाटरनरी प्रोटीन। क्या बन गया? क्वाटरनरी। द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट आर अरेंज्ड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। ये इधर से फोल्डेड है, यहाँ से यहाँ एंड अप हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे को, ये यहाँ से, ये 4 दिखाए, 4। ठीक है, तो कह रहे हैं अरेंज इन द स्फीयर, और ये स्फीयर जैसा बना देंगे, चारों क्या है और क्या बना देंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बना देंगे?
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये किसमें पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? हेमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है ना, तो कौन सी प्रोटीन? क्वाटरनरी प्रोटीन। अडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। 4 सब यूनिट, उसमें ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन की 4 सब यूनिट मिलकर के क्या बनाती है? क्वाटरनरी प्रोटीन बनाती है। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन के अंदर किस टाइप की प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म हम HB लिखते हैं कि HB है ना, HB। बताओ मैंने क्या क्या बोला? क्वाटरनरी, मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो वो आपके जैसे कि पॉलीमर सेकेंडरी फॉर्म होता है, सैकेराइड की बात ही नहीं आई यहाँ पे। पॉलीपेप्टाइड हाँ, ये जैसे ये एक है, ऐसी 4 होंगी, वो जुड़ेंगी 4 सब यूनिट्स of polypeptide chain folded together to form the quaternary structure, and this type of quaternary structure is found in the hemoglobin। बोलो मैंने क्या क्या बोला शुरू से एंड तक? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड बनाता है। इसके 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो चेन के फॉर्म होता है, लीनियर फॉर्म में, जिसमें उसका फर्स्ट ग्रुप होता है एसिड्स, और जो हमारा एन टर्मिनल, और जो लास्ट वाला होता है, जो सबसे लास्ट होती है वो होती है सी टर्मिनल। उसके बाद हमारा सेकेंड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा होता है फॉर्म राउंड होता है, जो फोल्ड होगा, फोल्ड हेलिकल, अल्फा हेलिकल और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 तरह के स्ट्रक्चर है। थर्ड का नाम तो बताओ पहले। टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो फॉर्म होता है राउंड शेप में, और जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है पॉलीपेप्टाइड्स के राउंड स्ट्रक्चर से। अब है हमारे पास एंजाइम। क्या है? एंजाइम। कुछ जानते हो एंजाइम के बारे में? एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा 10th में कहीं? कहाँ थे आप? ट्यूशन में, कहीं स्कूल में? डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स पढ़े? कहाँ पहला एंजाइम एक्ट करता है फूड के ऊपर? माउथ में। ठीक है, कौन सा एंजाइम? सेलिवरी एमाइलेज। क्या तोड़ता है वो मुंह में? स्टार्च। फूड का कौन सा हिस्सा तोड़ता है? स्टार्च का। तो मुंह में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में डाइजेशन। कौन सा एंजाइम मुंह में एक्ट करता है? सेलिवरी एमाइलेज। अगर ये एंजाइम हमारी बॉडी में ना हो, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ना हो, तो हमारा फूड डाइजेस्ट ना हो। बंद कर दो, ठीक, बंद कर दो, बंद कर दो, रूम बंद कर दो, ठीक है। तो हर जगह, हर पोर्शन में एंजाइम एक्ट करेंगे फूड पे, तभी फूड डाइजेस्ट होता है। और ये एंजाइम ना ज्यादा गर्मी में काम करते हैं, ना ज्यादा ठंड में एक्टिव रहते हैं। इनको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। जैसे आप खाना खाते हो और ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हो तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो भी इंडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और बहुत गर्मी में भी ये सर्वाइव नहीं करते, बहुत ठंड में भी। और पढ़ते हैं इनके बारे में। ये और क्या करेंगे? ये फूड की डाइजेशन को फास्ट करेंगे। क्या करेंगे? फूड के। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। और किस चीज के बने होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ proteins. Is it okay? There are some nucleic acids that behave like enzymes. ये कुछ न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम की तरह। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं यार? ये बंद नहीं हुआ ढंग से, ये बंद नहीं हुआ ढंग से, कस के करो। हाँ,
क्या बोला मैंने? पहले मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जब मैं रिवीजन आपसे मांगूंगी तो आपने यही बोलना है कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगी आप? देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स बिहेव लाइक एंजाइम, बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम्स की तरह। क्या क्या बोला मैंने? 2 पॉइंट्स बोले। हाँ, देख देख के भी नहीं बोल पा रहे हैं या तो क्यों बोल रहे? जो मैंने जुबान से बोला वो नहीं सुना कानों से? हाँ, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह बिहेव, कुछ न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम। बस है, नीचे क्यों देख रही हो? जब मैं मुंह से बोल रही हूँ दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम्स, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड जो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एंजाइम्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगे? एंजाइम्स की तरह बिहेव करेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? राइबोजाइम्स। उनको क्या कहेंगे? राइबो। मैं दोबारा बता रही हूँ, यहीं प्रेजेंट रहना, यहीं पर। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, वो न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह बिहेव करेंगे उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। कैन यू स्पीक इट? बोलो। एक बार फिर से बोलो। एंजाइम किस चीज के बने हुए हैं? प्रोटीन के। One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure. बोलते ये हमने तो बोल दिया कि enzymes are made up of proteins. तो बोलते एंजाइम्स प्रोटीन की तरह उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राइमरी मतलब लीनियर स्ट्रक्चर। क्या होगा? लीनियर। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्योंकि वो किस चीज के बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर प्राइमरी भी हो सकता है जैसा प्रोटीन का होता है, सेकेंडरी भी हो सकता है जैसा कि प्रोटीन का हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है जैसा कि प्रोटीन का हो सकता है। व्हेन यू लुक एट द टर्शरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। वो क्या बोलते हैं, जब आप उसका टर्शरी स्ट्रक्चर देखोगे तो जैसे ये ऐसे चला होगा तो ये अपने ही ऊपर फोल्ड करने लग पड़ेगा। तो इस तरह के एंजाइम भी पाए जाते हैं, इस तरह के एंजाइम भी क्रिस क्रॉस कर जाएगी, चेन एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस। हैंस मैनी पॉकेट्स आर मेड, बीच बीच में खाली स्पेसेस काफी होंगे, ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। और वन पॉकेट इज द एक्टिव साइट। बोलते एक साइड जो होगी इसकी उसको क्या कहेंगे? जहां से ये स्टार्ट होगा बनना, क्या? एंजाइम। एंजाइम जो किस चीज का बना है? प्रोटीन का। और वो जब ये फोल्ड होगा तो एक एंड जो है इसका एक्टिव साइट कहलाएगा। एन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इट इज पॉकेट इनटू द सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कुछ नहीं पढ़ा है आपने 10th तक, मैं बताऊं आपको कुछ जिसे कहते हैं। एंजाइम का पता नहीं है, सबस्ट्रेट का पता नहीं है, सैकेराइड का पता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पता। अब तो पता लगी गया, अब तो कल पढ़ाया वो तब लगा। कैसी बातें करते हो? चलो वो छोड़ो। अभी मुझे एक बात बताओ आप, कि मैंने बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और अगर ये टर्शरी हो तो ये फोल्डेड होते हैं। जब ये फोल्डेड होंगे इनकी एक साइड को एक्टिव साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट कहेंगे। इज इट क्लियर? और ये जो साइट है ये सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होगी। अब सबस्ट्रेट का मतलब आपको पता नहीं है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है इसका भोजन। इसका भोजन क्या होगा? या इसका भोजन होगी प्रोटीन, या इसका भोजन होगा पॉलीसैकेराइड्स, या इसका भोजन होगा फैट। उसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगी और उसको डाइजेस्ट करेगी, उसको तोड़ेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने?
एक्टिव होता है और वो सबस्ट्रेट के साथ फॉर्म होता है के लिए प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स क्या करने के लिए? सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करने के लिए। और सबस्ट्रेट क्या है? फूड के पार्ट्स। कौन कौन से? न्यूट्रिएंट्स। पता लगे सबस्ट्रेट क्या होता है? ठीक है। बोलते दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। अब इसने ये एंजाइम यहाँ पे क्या किसका काम किया? एंजाइम ने यहाँ किसका काम किया? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होता है? कभी केमिस्ट्री में कभी नहीं पढ़ा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट करता है और अपने आप एज इट इज वापस मिल जाता है, वो कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ एंजाइम ने एक्टिव साइट यहाँ पे एंजाइम ने एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके क्या किया? रिएक्शन को फास्ट किया, मतलब उसको तोड़ना शुरू किया। ब्रेक डाउन करेगा तभी तो वो मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होगा तो जो एनर्जी देने वाली चीज होगी वो एनर्जी देगी और जो वेस्ट तैयार होगा वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। ठीक बोल रही हूँ? तो एक्टिव साइट जो है वो अटैक कर गई किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच कर गई और वहां पे उसने अपना काम शुरू कर दिया। मतलब क्या करना शुरू किया? कैटलाइज करना शुरू किया रिएक्शन को। कैटलाइज मतलब फास्ट कर दिया रिएक्शन को। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। बोलते जो इनऑर्गेनिक, जो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं ये एंजाइम वाले कैटलिस्ट। बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर पे काम कर जाते हैं, लेकिन ये वाले है ना एंजाइम, ये हाई टेम्परेचर पे काम, हाई प्रेशर पे ये काम नहीं करते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। ये 40 डिग्री से ऊपर जो ये टेम्परेचर होता है इसमें ये डैमेज हो जाते हैं, इसमें एंजाइम जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और जैसे तभी जब बहुत ठंड होती है या हमने ठंडा खाना खाया होता है तभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या बहुत गर्मी हो जाती है तभी खाना नहीं पचता है। तो हम जैसे खाना नहीं पच रहा, हम पानी पी लेते हैं। यार खाना नहीं खाना है, हम पानी पी लेते हैं, गर्मियों में पानी पी लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है बाहर 40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर हमें इफेक्ट करने लगता है, हमारे सिस्टम को इफेक्ट करने लगता है और हमारा खाना जो है वो पचने में प्रॉब्लम आने लगती है ना। तो ये कह रहे हैं हाई टेम्परेचर पे ये ढंग से काम नहीं करते। हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, अगर निकाल लें, अगर बॉडी से इसको निकाल लें अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर भी, तब भी ये काम करता है, तब भी काम। आर स्टेबल रिटेन देयर कैटालिटिक पावर, तो ये 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर तक भी अपना काम बाहर कर सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये कहा थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मो का मतलब हीट नहीं होता? तो मुझे बुला दो, थर्मल प्लांट होता है ना, थर्मो का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट। तो ये कह रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत हीट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर ऐसे एंजाइम है जो 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम पाए जाएंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। बोलो मैंने एंजाइम के बारे में आपको क्या क्या बताया? किस चीज के बने हैं? पहले वहां से शुरू करो बात को, आगे बोलो। न्यूक्लिक एसिड जो बिहेव करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स। एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं वो क्या सिर्फ प्राइमरी के बने होते हैं? किस किस टाइप के?
जो फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसके बाद दो और जो कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनऑर्गेनिक से रिलेटेड होते हैं और कैसे? एक डिफरेंस बताया उन्होंने कि इनऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं वो 40 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर पे भी कई अपना काम करते हैं, जबकि जो एंजाइम्स लिविंग होते हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शंस। इज इट ओके? How do we understand these enzymes? क्या है? How do we understand these enzymes? Let us understand these enzymes. ये कैसे काम करते हैं? Chemical compounds undergo two types of the changes. Chemical compound दो तरह की changes होते हैं। सर को स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। दो इधर। अब क्या करने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होगा वो किसी कंपाउंड के थ्रू ही होगा। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड इन्होंने दिया है BaOH ट्वाइस कंपाउंड है, प्लस H2SO4 दिया गिव्स। ठीक है, क्या दिया इसने? क्या बना? ये जैसे ये ब्रेक डाउन किया, ये इधर चला जाएगा और ये H2 बन जाएगा, BaSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन है। देखते हैं इसको, इसके साथ मैच करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट।
केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ द चेंजेस। बोलते कोई भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है केमिकल, ये भी कंपाउंड है, बोलते इसमें टू तरह की चेंजेस आ सकती हैं। किसी भी केमिकल कंपाउंड में दो तरह की चेंजेस आ सकती हैं। एक फिजिकल, सिंपली रेफर टू द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, बॉन्ड नहीं टूटेंगे, जिसमें बॉन्ड नॉट ब्रेक डाउन, नॉट ब्रेक डाउन, बॉन्ड नहीं, ध्यान देना है। ए फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू द चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। शेप चेंज होगी, जैसे ऐसे है, देखो मान लो ऐसे कोई कंपाउंड पड़ा हुआ है, ऐसे रोटेट हो जाए, ऐसे रोटेट, क्योंकि शेप चेंज होगी, लेकिन बात क्या है, बॉन्ड नहीं टूटेंगे, बॉन्ड नहीं टूटेंगे। तो क्या करें, कोई भी फिजिकल चेंज जो है वो दो तरह से हो सकती है, या सिर्फ शेप चेंज करके या बॉन्ड तोड़ के, ठीक है। तो अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स। ध्यान देना, जब आइस मेल्ट होती है, व्हेन वाटर बिकम्स ए वेपर, दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस है। मतलब जैसे आइस थी मेरे पास और वो वाटर में चेंज हुई, क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड है तो वाटर ही, आइस में भी वाटर ही है, वाटर में भी वाटर ही है, और वेपर में भी वाटर ही है, लेकिन क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस बन गया, वाटर, वाटर बन गया, स्टेट चेंज हो रही है। तो बॉन्ड नहीं टूट रहे, वाटर के बॉन्ड नहीं टूट रहे। वाटर के बॉन्ड क्या है, ये H2O है, ये H और ये सेंटर में H और ये O से जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड नहीं टूट रहे, ये नहीं टूट रहे। सिर्फ क्या हो रहा है कि ये फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है टेम्परेचर के चेंज करने पर, टेम्परेचर। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, अगर बॉन्ड्स टूटे तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि दो तरह की चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। जो फिजिकल चेंजेस होती हैं उसमें बॉन्ड नहीं टूटते, जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसमें बॉन्ड टूटते हैं। फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल आपको दिया आइस, वाटर और वेपर का, जिसमें वाटर है, वाटर के कोई बॉन्ड नहीं टूटा है, लेकिन हाँ उनकी शेप चेंज हुई है। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि केमिकल चेंजेस भी होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं और कंप्लीटली एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कंप्लीटली एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। थैंक यू। ये कुछ ना कुछ खाने के लिए है, क्या है, हैप्पी टीचर्स डे है, क्या है, क्या है, वाह कप है, थैंक यू, इसमें तो मैं ही पीऊंगी। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। कुछ और भी है लग रहा है, एक और है, सेम है, एक सर का है। जब जी, जब जी, जब जी, सुन नहीं रही। हाँ, सर को दो, सर को गुस्सा पारा हाई हुआ है, थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना। ज्यादा गुस्सा, आज नैनी शाह ने गुस्सा दिला दिया। ले जाओ एक ले जाओ सर, आपके लिए। सर थोड़ा सा चुप हो जाए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, ये एग्जाम्पल दे दिए साथ में, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल मैंने साथ में दिया, ये याद करना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, is an organic chemical reaction similarly hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction. Rate of a physical or chemical process refers to the amount of the product formed per unit time. It can be expressed as, क्या होमवर्क दिया है, मैंने कितनी बार बोला सर के फोन पे आना चाहिए। तुम ऐसा करो, पहले मैथ कर लो, याद करो अच्छे से, क्या होगा, जो सर चैप्टर बता रहे ना वो करो, फिर वो भी दे, वो उसका भी बताती हूँ, जाओ उसका भी बताती हूँ। ईवीएस के कितने चैप्टर आएंगे याद करने को जो सिलेबस में है,
चेक करो। हाँ मैं अभी बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है और कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जो जैसे शुगर वगैरह है, जो ग्लूकोज वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक चीजें हैं। ऑर्गेनिक चीजें में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है। जैसे NaCl, VaCl2, सॉल्ट वगैरह, हाँ ये सारे जो है, जब ये रिएक्ट करें, ये टूटे, इनके बॉन्ड टूटे, तो फिर हम उसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन कह देते हैं। और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, वो ब्रेक डाउन हो रहा है और नया कंपाउंड बना रहा है, तो वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया। हाँ बेटा बोलो। ये कौन सा चैप्टर है जो आपको याद नहीं है? 11 करो इसको। 5 आता है, 4 भी और 5 भी आता है ना। आधा रह गया। पहले ऐसा करो, तुम ना 11th चैप्टर पूरा कर लो आज याद, है ना। समझ लो सर से, 2 क्वेश्चन समझो सर से या भैया से समझ लो, प्रथम भैया से, ठीक है। और फिर लर्न करो 2, बाकी मैं समझाऊंगी, ठीक है। बस मैं फ्री होने वाली। तो समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने अभी क्या पॉइंट बोला मैंने, वो बताओ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो H2O कार्बन से मिलकर बनते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर। और इनऑर्गेनिक होते हैं जो इनका कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कि मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो ब्रेक डाउन और जुड़े, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? वो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की मदद से लाइसिस करना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है? कीप इन माइंड, जैसे हाइड्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे ही आगे लाइसिस वर्ड जहां आ गया मतलब ब्रेक डाउन। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। और लाइगेज वर्ड जहां आया वहां जोड़ना, वहां जोड़ना। तो लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो वाटर की मदद से किसी चीज को तोड़ना। देख लो, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन था ये जो आपको मैंने पढ़ाया, ये। अब बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च करनी है, मतलब आपके पास स्टार्च है। स्टार्च किस चीज का बना होता है? शुगर का। अब शुगर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसको हाइड्रोलाइज करना है आपने, किसको? वाटर से। यही कई गुना होगा अगर N टाइप हो, N होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, और इसके ऊपर वाटर डालेंगे, इसको ब्रेक डाउन करना है। इसको क्या करना है हमें? किसको? स्टार्च को। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि स्टार्च किस चीज का बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये कह रहे हैं स्टार्च इनटू द ग्लूकोज। अब स्टार्च टूटेगा तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। ऐसे ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं N, और ये इसमें पानी पड़ेगा, ये ब्रेक डाउन होता जाएगा, और ये एंड में लास्ट यूनिट इसकी क्या बचेगी? ग्लूकोज। क्या बचेगी? ग्लूकोज। बोलते हैं जैसे रेट ऑफ द फिजिकल और केमिकल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। बोलते हैं अगर आपको ये पता करना है कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो रहा है या कितनी लेट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, अगर आपको पता करना है तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। क्या करें? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। तो बोलते रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब नीचे टाइम लिखना है फार्मूला में और प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। अगर मैं इस फार्मूले को आपको क्लियर करने की कोशिश करूं, मैंने क्या फार्मूला लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय द टाइम। अब मैं इस तो मतलब रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? डायरेक्टली किस चीज के ऊपर? कि प्रोडक्ट कितना है, और इनवर्सली किस चीज के ऊपर? टाइम के ऊपर। मतलब इसके साथ इसका उल्टा रिश्ता है और इसके साथ इसका सीधा रिश्ता है। सीधा रिश्ता होने का मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और उल्टा रिश्ता होने का मतलब क्या बोलते हैं? और उल्टा रिश्ते का क्या मतलब है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और सीधा रिश्ता होने का मतलब क्या है? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या बोला मैंने? जब इंक्रीज होगा वो सेम होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो चेंज होता रहेगा। जब चेंज क्या चेंज? क्या? टाइम के साथ नीचे है, जो नीचे है, जो लाइन के नीचे है फार्मूला में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है इसके।
जो निकालना है, और जो लाइन के ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्या है, प्रोडक्ट और इनवर्सली टाइम। ठीक है, तो रेट निकालोगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे तो क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। ये स्मॉल चेंज, इसको इस फार्मूले का नाम, इसके आगे जो ये लगा ना, स्मॉल चेंज इन प्रोडक्ट, स्मॉल चेंज इन टाइम। रेट कैन आल्सो बी वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। बोलते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो स्पीड की जगह क्या होती है, वेलोसिटी। तो स्पीड ने निकाल के क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। क्लियर है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर। अब ये जो रिएक्शन हो रहे हैं, ये जो रेट ऑफ मतलब रिएक्शन की स्पीड फास्ट या स्लो होती है, शुगर का टूटना, किसी की बॉडी में जल्दी टूटती है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है खाना, और किसी की बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। वो अच्छे से डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है, कई 8 घंटे लगा देते हैं अपना खाना डाइजेस्ट करने के लिए, 10 घंटे नहीं होता। कई बार तो ऐसा हो जाता है, यार मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो बोलते हैं ऐसा क्या है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अमंग द फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब ब्रेक डाउन में मदद करते हैं किसी चीज की, लेकिन जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर, जो किसी भी केमिकल प्रोसेस को इफेक्ट करता है। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोलने जा रही हूँ। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट, किसने दिया है ये रूल, थंब ने, साइंटिस्ट। ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ। रेट डिक्रीजेस और डबल बाय हाफ, और थंब इज दैट रेट डबल्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री राइज चेंज इन टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन। हाँ, 10 डिग्री राइज 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है वो समझाने जा रही हूँ, इसको, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये अगर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, और डिक्रीज कर दिया तो हाफ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। समझा गया। ये किसने दिया था ये रूल, थंब ने। कहते कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स हाई देन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। बोलते हैं अगर कैटालिस्ट होगा आपके पास, कैटालिस्ट मतलब इंजाइम, अगर इंजाइम काम करेंगे तो वो आपके रिएक्शन को कई गुना कर जाते हैं देन दैट ऑफ बिना इंजाइम। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर हमारी बॉडी में इंजाइम ना हो तो जो खाना हम आज खाएं वो 3 साल बाद डाइजेस्ट हो, जो खाना हम आज खाएं वो 3 साल बाद बचेगा। तो इंजाइम इतनी जरूरी है और इतना हाई कर देते हैं डाइजेशन को कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड, जब एंजाइम से फास्ट करने वाले रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन था अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में वो बहुत हाई था। एग्जांपल दिया इन्होंने, बोलते CO2 प्लस H2O और डाला एंजाइम। क्या डाला, एंजाइम। कौन सा एंजाइम डाला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाला इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, और ये रिएक्शन कई गुना बढ़ गया। और इस एंजाइम के बिना इसकी स्पीड ही कुछ नहीं थी, और इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये एक, और क्यों, शाबाश। याद करने का टाइम ही नहीं बचा, इससे आगे हम कल करेंगे क्योंकि लर्न भी करना आपने। ठीक है, लर्न कर लो, और परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जो मैंने चैप्टर टेस्ट बोला ये कर रही हो तुम, परसों है ना इसका टेस्ट, परसों इसका टेस्ट पक्का लेना। मैंने इधर मेरा सिलेबस खत्म होगा, उधर इसका टेस्ट होगा। 15 मिनट में इसको लगाऊंगी खत्म करने को, और उसके बाद आपने टेस्ट देना है। ठीक है, उठा लो। केमिस्ट्री का आज आपने सेकंड चैप्टर रिवाइज करना है, अपने सेकंड चैप्टर।
कौन सी बुक है आपके पास? ये बॉक्स में बस एक? मैंने कहा था कल हमने वो भी करना है, वो समझने के बाद। मैंने तो कहा था, मेरे पास है, मुझसे ले लेना। हाँ तुम सुनाओ चैप्टर। हाँ सुना दो। Distinguish between UNDP and World Bank. World Bank has prepared UNDP has prepared. UNDP covers all the important components of life such as health, education, life expectancy. World Bank has only covered the economic aspects of life. UNDP it is a broad concept as it covers uh, all the important components of life. World Bank is a narrow component as it covers only the economic components of life. UNDP has ranked the different countries about What are the limitations of the per capita income criteria of the development? उसके ऊपर है high or rich economies. The economic क्या ऊपर वाले? लाइन वाइज सुनाओ, 5 पॉइंट है। लिमिटेशंस पता है क्या होता है? limitations क्या होता है, मतलब क्या होता है लिमिटेशन का? हाँ, मतलब किस वजह से वो डाउनग्रेड हो ड्रॉबैक्स, कमियां बताओ पर है। सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देश की ग्रोथ, किसी देश की ग्रोथ नापते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? क्या पर कैपिटा इनकम बता सकती है कि देश बिल्कुल सही चल रहा है या उसकी ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही है? बताओ। per capita income is this method is not considered per capita income only tells the economic एवरेज इनकम ऑफ द only tells the average income of the country Hmm. and does not tell us the other components of life such as health, education and life expectancy. It only shows us the economic status of the country and not the other status of the country such as infant mortality rate or literacy rate. वेरी गुड। और क्या नहीं बताती? किसी कंट्री में बहुत बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ है और वहाँ पॉल्यूशन है या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है या पीस नहीं है, शांति नहीं है लोगों में, तो क्या वो डेवलप कहलाएगी? नहीं। बोलो। It also does not give us the non-material things, non-material. Money cannot buy all goods and services that one needs to live well. Explain. Money is one of the factors on which our life depends, but our life completely does not depend on money. It also depends on other materialistic things such as pollution-free environment, peace, democracy, etc. The money possessed by an individual cannot even buy a government which take decisions for the welfare of the people. The money possessed by an individual cannot buy the facilities such as schools, colleges, which the Distinguish between developed and underdeveloped countries. developed countries, the people, the standard of people. Which have high per capita income. Developed countries, they have high per capita income. Developed countries, they have low per capita income. Developed countries, the standard of living of people is high. Underdeveloped countries, the standard of living is low. Developed countries, example, USA, China. Underdeveloped example, Nepal, Pakistan. Explain the meaning of the term rich countries and low income countries according to the World Development Report. What is India's position in this respect? What is the main criteria used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criteria? Rich or high population countries. The countries which have with the economies which have per capita income more than
USD 49,300 are considered to be rich or high income countries, low or poor income countries. The economies which have a per capita income of 2,500 USD or less are considered to be low or poor economic countries. India is categorized as low middle income country 2019 में. in the 2019 as it has a per capita income of USD 6,700. Other developed nations, लिमिटेशंस क्या है इसकी? limitations. पीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? पर कैपिटा इनकम. अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में घुमा करके, पता होगा आंसर, पता नहीं है तुम्हें? है MCQs. Correct. Which of the following is true with respect to the Human Development Report? It is published by UNDP. It compares countries based on the per capita income. Only one, only two, both, one and two, neither one nor not two. Only one. याद नहीं किया आपने? चलो जी, एक तो हो गया. In which state in India is the infant mortality rate lowest? Infant mortality rate क्या होता है? The number of children which die before the age of 1 as compared to 1,000 lives. तो सबसे कम रेट है वहां बच्चे 1 से 5 एज के सबसे कम उनकी डेथ होती है ना. लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एंड अबव एज. 7. Countries with per capita income of dash or less are called low income countries. With a USD of 2,500 or less. ये वाला आंसर याद करो, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करो. कौन सा करोगे? और फेडरलिज्म नहीं किया अभी तक? किया अभी अभी भी मतलब कल किया था? कल नहीं किया. हाँ अभी रिसेंटली खत्म किया ना फेडरलिज्म. ठीक है, उसको रिवाइज करो. आज हम इसमें चाय पियेंगे, हैं? जब जी कलर चॉइस देखो क्या है, मेरे पास भी है. कायरा गई, कायरा भाग गई, डांट नैनिशा को पड़ी, भागी कायरा. नैनिशा हो गई इसको 1.5 साल हो. ये लड़कियों का बहुत है, ये इमोशनल जो आंसू निकल जाते हैं ना फटाफट. ये बॉयज के क्यों नहीं निकलते भाई? है अगम? तो कर लिया तुमने. तुम्हारे आंसू लाते पढ़ने पे भी नहीं निकलते, क्या बात है? इसको पढ़ तन्मय क्या करो बेटा, जल्दी करो आज. जो मारने वाले, सजा देने वाले, सजा भी एग्जीक्यूट का मतलब होता है जो सजा देते हैं, लेकिन मतलब फांसी की सजा. ठीक है. The king told the executioner that 2 criminals would be sent to them at night. उसने बोला कि तुम मेरे पास मिशन आपको क्या है, इसको बोलो, उसको